सो हेलो फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और मैं अभिषेक सिसोदिया एक बार फिर से आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। देखेंगे हम लोग आज 21 अगस्त ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके 70th बीपीएससी से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप अपने 70th बीपीएससी का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और यहाँ डेस्टिनेशन एस पे आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके है, को ध्यान में रखते हुए आपका ये टॉपिक सब क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो आप बेटर होगा कि यहाँ से अपना करंट अफेयर्स को जारी रखें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग, आज का सेशन, और देखते हैं क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिमेन्ड ऑन द टॉप स्पॉट इन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024। क्वेश्चन क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर है। ओके, तो ऑप्शन है आपके ए आई आई टी मद्रास, बी आई आई टी कानपुर, सी आई आई टी दिल्ली या फिर डी आई आई टी रुड़की। इसका जो सही आंसर आपके लिए हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए आई आई टी मद्रास। ठीक है, और डिटेल में देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को। तो देखो, द इंडिया रैंकिंग 2024, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग 2024 आर रिलीज्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। कौन रिलीज करता है उसको? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसको रिलीज करता है। अब ये किस पे आधारित होता है? इट इज बेस्ड ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क पे आधारित होता है। और इस बार की अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो आईआईटी मद्रास इसको टॉप किया है। ठीक है, और बेसिकली ना क्या होता है ना, बहुत सारे मल्टीपल कैटेगरीज में इंस्टीट्यूशंस का रैंकिंग निकाला जाता है। आप यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करके सिंपल आप ओवरऑल कैटेगरी में याद रखें। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चंस भी ज़्यादा इसी का पूछा जाता है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप किया है। ठीक है, फर्स्ट इन ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, अगर आगे हम लोग देखें तो ये 6th बार लगातार आईआईटी मद्रास जो है ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है। और अगर इंजीनियरिंग कैटेगरी में बात करें तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास ही टॉप किया है। और ये लगातार 9th बार जो होगा आईआईटी मद्रास जो है इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप किया है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल आप चीज़ को याद रखें, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाता है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया। आपके ऑप्शन है ए इजिप्ट, बी टर्की, सी ईरान या फिर डी इराक। तो देखिए जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए इजिप्ट। ठीक है ना, ऐसे भी मिस्र क्या है कि बहुत पौराणिक जगहों में से एक है, यहाँ पे बहुत प्राचीन सभ्यता पाए गए हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग इसका कुछ डिटेल यहाँ पे। आर्कियोलॉजिस्ट्स एट, क्या नाम है जगह का? गोबेकली टेप। गोबेकली टेप याद रखिएगा, गोबेकली टेप कहाँ पे है? टर्की में। डिस्कवर्ड अ पिलर, यहाँ पे बहुत पुराना एक पिलर डिस्कवर हुआ। ठीक है, जिसको माना जा रहा है कि वो वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर है एक तरह से। ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर माना जा रहा है उसको। ओके, डेटिंग बैक टू नियरली 13,000, 13,000 साल लगभग ये पुराना है। ओके, द पिलर इज लोकेटेड इन द एंशियंट साइट ऑफ गोबेकली टेप इन टर्की। ओके, लगभग 13,000 साल पुराना ये जो आपका पिलर है जिसको कैलेंडर भी माना जा रहा है सबसे पुराना, वो टर्की में पाया गया है। ओके, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं आपका एंशियंट चीज़ों को बीपीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखता है। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ move करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द ननकाई ट्रफ। ननकाई ट्रफ क्या चीज़ है जिसे हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है? हाल ही में खबरों में देखी गई ननकाई गर्त क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, क्या ये एक माउंटेन रेंज इन जापान है? ओके, क्या ये रिवर इन अफ्रीका है? या फिर सी, क्या ये एक तरह का सबडक्शन जोन है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में है पैसिफिक ओशियंस में? या फिर क्या ये डेजर्ट है इन जापान में? देखो जो सही आंसर हो जाएगा आपका, मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, ये एक्चुअली सी हो जाएगा। ठीक है, ये प्रशांत महासागर में दो टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक सबडक्शन जोन है। ठीक है, एक सबडक्शन क्षेत्र है। कहाँ? सबडक्शन जोन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स इन पैसिफिक ओशियन। अब देखो सबडक्शन जोन में तुमको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो समझा दूँ तुमको। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं ना प्लेट्स का, तो आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी है बहुत सारे प्लेट्स के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सबडक्शन जोन क्या होता है ना, बेसिकली दो प्लेट्स अगर है ना इस तरह से, मान लो ये प्लेट 1 है, ठीक है, और ये प्लेट 2 है, तो क्या होता है कोई भी प्लेट्स आपस में जब टकराती हैं तो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। तो देखो ये इस तरह से चले जाएंगे।
एक मान लो कि नीचे चला गया, तो यही सबडक्शन, मतलब कि वो ज़मीन के अंदर चले जाना, और यही फिर बाद में जाकर के सबडक्ट होकर के अंदर इतना टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हो सकता है कि वॉल्केनो इरप्शंस को भी देखा जा सकता है। ठीक है, बेसिकली ओशियानिक प्लेट अगर कहीं रहता है और उसके साथ कॉन्टिनेंटल प्लेट भी होता है, तो इस तरह का आपको वॉल्केनोज देखने को मिलता है। ठीक है, सबडक्शन जोन बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स इन पैसिफिक ओशियन, उसी का नाम क्या है? ननकाई ट्रफ है। याद रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग इस डिटेल में थोड़ा। तो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी, जापान का मेट्रोलॉजिकल एजेंसी जो है, मौसम विज्ञान जो है जापान का, उन्होंने वार्न किया है, अभी उन्होंने वार्न किया है कि हाइयर चांसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और सुनामीज, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और सुनामीज कहाँ पे आ सकते हैं? ननकाई ट्रफ, ठीक है, जो कि पैसिफिक में है। अब देख, जैसे सुनामी क्या होता है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक तो बेसिकली तुम जान रहे हो, टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच का मूवमेंट, जब भी घर्षण होता है उसका इम्पैक्ट अर्थक्वेक में कन्वर्ट होता है। अब यही अर्थक्वेक जब समुद्र के तल के नीचे होगा, समुद्र तल के नीचे ओशियानिक प्लेट्स के आसपास में होगा, तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है ना, जैसे कि जब भी कोई अर्थक्वेक आपके डीप ओशियन में, समुद्र में, गहरे समुद्र में अगर अर्थक्वेक आता है, तो वो सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है ना। तो अभी जो जापान के मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है, जो वहाँ के मौसम वैज्ञानिक है, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग आपका भूकंप का चेतावनी दिया है, और उसके साथ ही सुनामीज का भी चेतावनी दिया है। ठीक है ना। ननकाई ट्रफ इज अ सबडक्शन जोन, मैंने आपको बता दिया, एक तरह का सबडक्शन जोन है ननकाई ट्रफ, जो कि पैसिफिक ओशन में पाया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा आपका ये। ठीक है, पैसिफिक ओशंस में मिले हैं आपका ननकाई। ओके, आई थिंक आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे इस पॉइंट को। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे 2024? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड, सी इंटरनेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, या फिर डी ट्रांसफॉर्मिंग सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। देखो बेसिकली याद रखो, ये सब चीज़ बहुत होता है कभी कभी, इतना चीज़ को दिमाग में रखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगर हम लोग इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का बात करें, का जो थीम है इस बार का, दैट इज फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस विथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लिक मतलब क्या हो गया? माउस आप क्लिक करते हो ना, जैसे बेसिकली क्लिक टू प्रोग्रेस क्या है? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस विथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्या होना था कि थीम जो चीज़ होता है ना, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम चीज़ यूज़ किया जाता है बहुत बार। ठीक है, तो आप लोग हिंदी या इंग्लिश किसी कोई भी चीज़ एक बार याद कर लो। देख लेते हैं हम लोग थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी। अब देखो, इंटरनेशनल यूथ डे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर हम लोग बात करें, तो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 अगस्त। तो हमेशा ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस? 2010 से एक्चुअली मनाया जा रहा है। ठीक है, बेसिकली ये क्यों किया जाता है? ताकि यूथ के जो भी पोटेंशियल है, उनमें जो भी एनर्जी, जो भी ऊर्जा है, उसको जैसे डिस्प्ले किया जा सके। ठीक है और उनके जो भी चैलेंजेस हैं, उनको जो भी चुनौतियां सामना करना पड़ रहा है ग्लोबली, दुनिया भर में, उस चीज़ को भी सामने लाया जाए। ओके, आगे अगर हम लोग बात करें नेशनल यूथ डे, भारत में अगर नेशनल यूथ डे की हम लोग बात करें, राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 12। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात होगी तो वो हो जाएगा कब आपका? 12 अगस्त। लेकिन अगर राष्ट्रीय युवा दिवस की बात होगी तो वो कब हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 12 जनवरी। ठीक है, सिंस 1985, और ये लगभग 1985 से मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा दिवस काफ़ी पहले से मनाया जा रहा है, 1985 से, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो लगभग 2010 से मनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत बारीक इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हम लोग को क्लियर नहीं होता। तो यहाँ से आपका ये सारा जो इंटरनल, जो क्रिस्टल क्लियर नॉलेज बोलते हैं ना, आपको यहाँ पे वो चीज़ मिलेगा। ओके, और ये भी जान लो आप लोग, कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे आपका 12 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। ओके, मूव करते हैं हम लोग। तो 2024 के थीम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इंटरनेशनल यूथ डे का अगर हम लोग 2024 का बात करें, तो क्या है? फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, जो ये लाइन था आपका, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? बेसिकली मतलब हो गया कि एम्फोसाइज करता है कि युवा के रोल को, युवा का क्या मतलब साझेदारी होना चाहिए, क्या उसका रोल होना चाहिए इन यूजिंग डिजिटल सॉल्यूशंस, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज अभी अवेलेबल है, डिजिटल सॉल्यूशंस जो भी मौजूद हैं, उनको किस तरह यूटिलाइज करके जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को अचीव कर सकता है। ठीक है, रोल इन यूजिंग डिजिटल सॉल्यूशंस फॉर अचीविंग यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। यूएन का बहुत सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, बेसिकली 17 गोल्स हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो। ठीक है, तो उन सारे गोल्स को अचीव करना, सारे गोल्स को अचीव करना बाय 2030, किस तरह से युवा जो उस चीज़ को डिजिटल टेक्नोलॉजीज की मदद से अचीव कर सकता है। ठीक है, जब स्पेसिफिकली उनसे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कैसे अचीव कर सकता है, यही आपका 2024 का इस बार थीम है। ओके, फिर से रिपीट कर दूं, फ्रॉम क्लिक्स प्रोग्रेस विथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश में लगभग सेम ही है। ओके, अगला क्वेश्चन, बदेन जरान डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, यूनेस्को से रिलेटेड है। ओके, देखो, बदेन जरान डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बदेन जरान डेजर्ट जो अभी इंक्लूड हुआ है हाल ही में, ठीक है, वो किस देश में बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन है, हिंदी में क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, बदेन जरान रेगिस्तान किस देश में स्थित है जो यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में अभी शामिल हुआ है? आपके ऑप्शन है, ए चाइना, बी कजाकिस्तान, सी ईरान, या फिर डी सऊदी अरेबिया। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बदेन जरान डेजर्ट वो चाइना में स्थित है। ठीक है, चीन में स्थित है, ध्यान रखना इस चीज का, पढ़ लेते हैं हम लोग इस चीज को। तो चाइनास बदेन जरान डेजर्ट टावर्स, अब ये क्या है यहाँ पे, कहीं ना कहीं टावर्स ऑफ सॉल्ट्स एंड लेक्स। ठीक है, ये रेत और झीलों का टावर हैज फाइनली बीन, ये रेत और झीलों का टावरों के, रेत और झीलों के टावरों के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। अनदर एडिशन टू, अब इसके साथ ही एक और चीज ऐड किया गया है, जान लो उसको भी, माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरीज। ठीक है, कहाँ पे? अलोंग द कोस्ट ऑफ येलो सी, तो माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरीज ऑफ येलो सी को भी अभी ऐड किया गया है आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं आपको, 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो बैठक हुई थी इस बार भारत में ही हुई थी, इस चीज़ को आप लोग जरूर ध्यान रखना। ठीक है, गलती नहीं करना। और यहाँ पे ही बहुत सारे डिसीजंस लिए गए थे, जिसमें एक है मुइद्दम्स, जो कि आपका अहोम डायनेसिटी असम का बरियल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, अगर हम इंडिया में बात कर ले तो इंडिया में अब टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गए। ठीक है, 43 एग्जाम्स में जरूर याद रखो। ठीक है ना, अब एक अपडेट हुआ है, कौन सा? मुइद्दम्स, मुइद्दम्स जो कि बरियल प्रैक्टिसेस हैं अहोम डायनेसिटी के आसाम में। ओके, अहोम डायनेसिटी बेसिकली ये प्रैक्टिस क्या था, बरियल प्रैक्टिस क्या होता है? मरने के बाद मुर्दों को दफनाने का प्रैक्टिस जो प्रथा है, वो एक मतलब बहुत सारे इसमें स्पेसिफिक चीज़ होते हैं, बहुत तरीक़ों से मुर्दों को दफनाया जाता है। जिस तरह से अहोम डायनेसिटी, आसाम के अहोम डायनेसिटी को जिस तरह से मरने के बाद उनको दफनाया जाता था, उसको यूनेस्को ने अब 43rd, समझ लो कि भारत से 43rd हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, इंडिया में जो भी विश्व धरोहर सूची में पहले 42 थे, अब 43 चीज़ें हो चुकी। ध्यान रखना अपने आप को। ओके, हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे आपके चाइना में। चाइना में बेसिकली आपका बदेन जरान डेजर्ट के साथ एक माइग्रेटरी बर्ड सेंचुरी है जो कि येलो सी के पास है, उसको भी अभी, जिसे बोहाई गल्फ फेज 2 के नाम से भी जाना जाता है, उसको भी अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पर से भी बहुत सारे ऐसे जगहों हैं जिनको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। ओके, मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द AIM-174B, एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल इन इंडो पैसिफिक। ओके, क्वेश्चन क्या है, किस देश ने हाल ही में इंडो पैसिफिक में बेहद लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल AIM-174B पेश की है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए यूनाइटेड किंगडम, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी जापान, या फिर डी इंडिया। और देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में डील किया गया है,
आपको अगर नहीं पता तो आप जस्ट 20 अगस्त वाला 20 अगस्त वाला करंट अफेयर्स देखिए, ताकि आपको और भी नॉलेज डेवलप हो उस चीज़ के बारे, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, हम लोग इंतजार करते हैं यहाँ पे कमेंट का, ताकि हम लोग को आइडिया लगे कि हाँ आप लोग चीज़ों को कैच कर पा रहे हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल सेट अप न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिघले हुए थोरियम नमक पर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। आपके ऑप्शंस हैं, ए कजाकिस्तान, बी रशिया, सी चाइना या फिर डी इंडिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये क्या है ना कि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं और ये पावर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि मॉल्टेन थोरियम सॉल्ट पे काम करेगा, वो अभी हाल ही में चाइना ने डेवलप किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। ओके, देखते हैं। देखो, चाइना सेट टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, ठीक है। चीन दुनिया का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु ऊर्जा स्टेशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। तो देखते हैं, मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस, अब क्या है ना कि मॉल्टेन सॉल्ट पिघला हुआ सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस थोरियम, ये क्या चीज़ यूज़ करता है एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह क्या यूज़ करता है ये थोरियम मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, थोरियम यूज़ करता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम नहीं यूज़ करता, क्या यूज़ करता है, थोरियम यूज़ करता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पे। ओके, तो ध्यान रखना, यहाँ पे यूरेनियम नहीं यूज़ किया जाता है मॉल्टेन सॉल्ट पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में थोरियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे चालू किया जा रहा है, कहाँ पे बिगिन हो रहा है, दैट इज इन गोबी डेजर्ट। आपको पता है सबको, गोबी डेजर्ट चाइना में है। ओके, द रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर, अब इस रिएक्टर में ना पानी की कोई विशेष ज़रूरत नहीं होती है ठंड करने के लिए किसी भी चीज़ को। जैसे बहुत गर्म जब होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करते टाइम, तो उसको ठंड करने के लिए बेसिकली हम लोग वाटर या फिर हाई वाटर का यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई पानी का यूज़ नहीं करते हैं उसको ठंडा करने के लिए। क्यों? बिकॉज इट यूजेस लिक्विड सॉल्ट, ठीक है। ये लिक्विड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है टू ट्रांसफर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो लिक्विड सॉल्ट है ना और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, उसके उसी से ये अपना जो हीट है उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो हमको अलग से पानी की विशेष ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि आपको क्वेश्चन बना देगा कि ना कि मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ता है। नहीं, इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पानी बेसिकली कूलेंट की तरह काम करता है। और इसमें जो कूलेंट है बेसिकली क्या होता है कि जो लिक्विड सॉल्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसी के थ्रू हीट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है आपका, ठीक है। बेसिकली से पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन अगर आ गया कि पहला मॉल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि थोरियम बेस्ड है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, गोबी डेजर्ट इन चाइना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही शॉर्ट एंड क्विक वीडियो था। अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और डेस्टिनेशन ऐसे चैनल से जुड़े, ताकि आप 17th बीपीएससी का जो भी प्रिपरेशन है बहुत स्पेसिफिकली कर पाएँ, उसी डायरेक्शन में कर पाएँ जिस डायरेक्शन में बीपीएससी करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस को लेकर के आता है। मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।